हिंदी की इस कक्षा में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हम अज्ञे जी की कविताएं कर रहे थे और उसमें हम नाच कविता कर रहे थे। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाई थी उसमें नाच कविता के प्रसंग के बारे में, नाच कविता के विषय, नाच कविता के थीम, उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा की थी और नाच कविता के प्रतीक भी हमने वहाँ पर लिए थे। एक बार मैं फिर आपको नाच कविता के जो प्रतीक हैं वो मैं आपको फिर बताती हूँ। इसमें जो नट है, जो नाचने वाला है, वो व्यक्ति का प्रतीक है। उसके द्वारा जो नाच नाचा जाता है वो उसका कर्म का प्रतीक है और जिस रस्सी पर वह नाचता है वह जीवन की प्रतीक है और जो दो खंबे जिस पर रस्सी बंधी हुई है वो जन्म और मृत्यु के प्रतीक है। इसके अलावा जिन साधनों के द्वारा वो नाच दिखाता है वो हमारे जीवन यापन के जितने भी साधन हैं, अर्थात हम जिन साधनों के माध्यम से कर्म करते हैं उसका प्रतीक है। इस तरह से इसके अंतर्गत हमारे जीवन का बहुत ही रहस्यमय ढंग से चित्रण किया गया है और बताया गया है कि वास्तव में हमारा जीवन है क्या, और हमारी एक भ्रांति को उन्होंने तोड़ा है कि हम इस प्रकृति में चाहे जैसे जो भी करें, हमें कोई इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता, हमें अपने जीवन का मनोरंजन करना है। आजकल बहुत ही शब्द प्रचलित है कि लाइफ को एंजॉय करना है। तो यहाँ पर उस चीज़ को बताया गया है कि हम जब भी प्रकृति के विरुद्ध जाते हैं तो प्रकृति अपना जो है परिणाम हमें दिखाती है। इसलिए उन्होंने हमें अपने जीवन को अच्छे से समझाने के लिए इसको बहुत ही रहस्यमय ढंग से चित्रित किया है और उन्होंने बताया है कि एक सावधानी, एक बैलेंस में रहना, संतुलित रहना कितना आवश्यक है और इसको उन्होंने उस नट के माध्यम से बताया है। उन्होंने बताया कि जैसे वो नट जब उस रस्सी पर नाचता है तो उस नट का ध्यान देखो कितना एकाग्र होता है, वो कितने ध्यान से उसके ऊपर वो जब अपना कर्म करता है तो वो कितने ध्यान से करता है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही हो जाए, वो थोड़ा सा भी चूक जाए तो उस रस्सी से वो नीचे गिर जाएगा। यही हमें समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है कि हमें भी अपने जीवन में संतुलित रहना, समतुल्य रहना, बैलेंस में रहना बहुत आवश्यक है। और उन्होंने बताया है हमारे व्यक्तित्व के जो अलग अलग पक्ष हैं उसको उन्होंने चित्रित करने का यहाँ पर प्रयास किया है कि जैसे मान लीजिए हमारे जो संवेग हैं, जैसे हम ये कहें कि किसी को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता है और कोई बहुत जल्दी दुखी हो जाता है। ये हमारे 33 संवेग हैं जो आप जब आपने BA प्रथम वर्ष में काव्य शास्त्र किया होगा वहाँ पर आपने 33 संचारी भाव या संवेग पढ़े होंगे और वहाँ पर आपको बताया गया होगा कि संवेग क्या होते हैं। थोड़े से आपको शॉर्टकट में आपको थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि संवेग जैसे हम मन को सोचते हैं तो उस समय हमारे अंदर जो भी एक्टिविटी होती है, हमारे जो भी भाव होते हैं, भाव बहुत बाद में आते हैं, उससे पहले कई क्रियाएं हो जाती हैं। आपको एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताऊं कि मान लो हमें बल्ब ऑन करना है, बल्ब हमें जलाना है, तो हम जब स्विच ऑन करते हैं तो स्विच को ऑन करने से पहले हमारे मन में ये भाव आता है कि मुझे स्विच ऑन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कोई ना कोई उसके प्रति कारण होगा। तो वो जो हेतु है, वो जो कारण है कि अंधेरा हो गया है या उसकी आवश्यकता, जो भी कारण है, उस कारण के हेतु ही हमें हमारे मन में भाव आए कि मुझे स्विच ऑन करना चाहिए। तो मैं जैसे ही स्विच को ऑन करने जाती हूँ तो उसको ऑन करते ही जो तार में जो लाइट जाती है बल्ब तक, वो भी एक क्रिया हो गई है और फिर बल्ब का जलना भी एक क्रिया हो गई है और उसके जलने के बाद जो रोशनी आती है वो भी एक क्रिया हो गई। ठीक ऐसे ही हमारे संवेग हैं कि जैसे ही कोई हेतु होगा, कोई कारण होगा, इसको हम इसको हम उद्दीपन में और आलम्बन में बांट देते हैं, वो एक अलग बात है, वो इतना काव्य शास्त्र में यहाँ नहीं करवाऊंगी।
तो उसमें ये दिया, ये कारण जो होता है, जो हेतु होता है, उसके कारण हमारे अंदर जो संवेग हैं उनमें से कोई ना कोई संवेग जागृत हो जाता है। और वो संवेग, जैसे हमारे एक रिले दौड़ करवाते हैं हम, जिसमें झंडी हमारे हाथ में होती है, वो झंडी हम थोड़ी दूर हम दौड़ते हैं और फिर अगले को दे जाते हैं, तो ऐसे ही वो वहाँ से जागृत होते हैं और जागृत होते ही वो अगले को अपना सिग्नल दे देता है। और जब अगले को सिग्नल देता है तो फिर उस सिग्नल के माध्यम से हमें कुछ भाव हमें महसूस होने लगते हैं, जैसे रोम खड़े हो जाना, या एकदम से स्तब्ध से रह जाना, या जब क्रोध आता है तो एकदम से हम अपने चेहरे के भाव वगैरह जो वो तब होता है जब स्थायी भाव आ जाता है। और स्थायी भाव आने के बाद तो रस का पता ही चल जाता है कि कौन सा रस है। तो इस तरह से कोई भी काव्य ना, उसमें जब तक रस नहीं होगा काव्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। तो इस तरह से हमारे शरीर में कुछ संवेग होते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए हमें गुस्सा आता है, क्रोध आता है। क्रोध आने से पहले क्रोध का जो संवेग है वो जागृत होता है किसी कारण से। वो कारण उसका हेतु बना हुआ, उस हेतु के कारण वो संवेग जागृत हुआ। अगर हमने उसको उसी टाइम हमारे विवेक में आ जाता है कि नहीं मुझे क्रोध आ रहा है, और हम उस संवेग को वहीं बैलेंस कर देते हैं, वहीं संतुलित कर देते हैं, वहीं दबा देते हैं, तो क्रोध नहीं आता। नहीं तो वो इतनी तीव्र गति से हमारे कुछ संवेग हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक है। बहुत ज़्यादा एकदम से क्रोध आना बहुत खतरनाक है, ऐसे बहुत भय लगना भी एकदम से बहुत खतरनाक है। कईयों को देखते हैं कि कोई बात अचानक कह देते हैं तो वो एकदम से उनको सदमा आता है, वो बेहोश हो जाते हैं। ऐसे ही किसी को हम देखते, किसी को क्या, हम खुद अपने ऊपर ही जब इस चीज़ को अप्लाई करके देखते हैं तो देखते हैं कि एकदम से जब हमें क्रोध आता है तो हमारा विवेक वहाँ काम नहीं करता और हम कुछ भी तोड़फोड़ कर देते हैं। लेकिन जैसे ही गुस्सा ठंडा होता है, जैसे क्रोध उतरता है, तो हमें लगता है कि अब शरीर में जान नहीं रही है। अर्थात वो जो संवेग जागृत हुआ है वो हमारे शरीर के इतने सारे तंतु तोड़ देता है कि शरीर में अब उठने की भी हिम्मत बाकी नहीं है। तो सोच के देखिए वो कितना हमारे लिए खतरनाक है, कितना नकारात्मक है। दूसरी तरफ कई बार हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आने के कारण किसी के दिमाग की नसें फट जाती हैं, या ब्रेन हेमरेज हो जाता है, या कोई भी घटना हो जाती है, पैरालाइज हो जाते हैं, कई सारी बातें। वो कितनी लिमिट तक आपने उसको जाने दिया, इतना वहाँ तक उसमें होता है। ऐसे ही शोक का, भय का, इन चीज़ों का भी जब हम देखते हैं तो यही चीज़ देखते हैं कि कोई ना बहुत ज़्यादा शोक कर लेते हैं तो उनका जीवन ही खतरे में आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं, या बहुत बीपी लो चला जाता है, या जिनको हाई है उनका बहुत हाई हो जाता है और उनका जीवन खतरे में आ जाता है, बेहोश हो जाते हैं। ये सारे जो हैं, ये मैं आपको यहाँ बताने का मतलब थोड़ा सा मैं उन संवेगों के बारे में चर्चा की है। एक मैं आपको उदाहरण और दूंगी कि अचानक मान लीजिए हमने कभी कोई गलती कर दी है और जब हमें अचानक पता चलता है कि हम उस गलती को जब हम बता देते हैं तो हमें कोई वो नहीं रहता, लेकिन जब हम मन में उसको दबा के रखते हैं तो फिर हमें क्या लगता है, कोई भी जैसे मान लो जब मम्मी पापा या कोई भी बात करते तो हमें लगता है कहीं उसी बात के बारे में तो बात नहीं, और एकदम से हम बिल्कुल स्वस्थ थे, एकदम से धक्का सा लगता है और उस धक्के के साथ हमारी आंखों के सामने अंधेरी आ जाती है। तो देखिए इस संवेग कितने पावरफुल है। मेरे बताने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल स्वस्थ थे और अब एकदम से अंधेरी आपकी आंखों के सामने आ गई उस धक्के के साथ, क्योंकि वो धक्का नहीं, वो संवेग बहुत तीव्र गति से जागृत हुआ है। और फिर हमें जब तक समझ में आ जाता है ना कि हाँ अरे मुझे भय लग रहा है, तब तक तो बहुत वहाँ वो संवेग बहुत तीव्र गति से जागृत हो चुका है और बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका होता है। इसलिए हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए। ये चीज़ भी यहाँ पर इस कविता में बताई गई है, क्योंकि नट जो एक बैलेंस के साथ उस रस्सी पर चलता है, जैसे वो नट पूरे सावधानी के साथ, पूरे ध्यान के साथ उस रस्सी पर चलता है, तभी वो उस रस्सी पर अपना कर्म कर पाता है, तभी वो नाच पाता है। अगर उसका ध्यान उस रस्सी पर ना हो और वो जो भीड़ इकट्ठी हो रही है उसकी तरफ इधर उधर देखने लगे, या उसका ध्यान इधर उधर कहीं भटक जाए, तो क्या वो उस रस्सी पर नाच कर सकता है? ये प्रतीक दिया गया है कि ये संसार भी तो एक रंगमंच है, हम भी तो इस पर नाच रहे हैं।
अगर हमारा ध्यान अर्थात हम पूरी सावधानी से इस संसार रूपी रंगमंच पर कदम नहीं रखे, अपने आप को बहुत ध्यान से संतुलित करके अगर हमने कदम नहीं रखे तो इस संसार में गिरना निश्चित है, हमारा पतन निश्चित है। ये समझाने का प्रयास किया गया है उस नट की गति के माध्यम से। ये बताया गया है कि हमें बहुत ही सावधानी से सोच समझकर विवेक पूर्वक पूरे संतुलन के साथ सभी संवेगों को संतुलित करके हमें यहाँ पर इस दुनिया में चलना होता है। देखिए, मान लीजिए बाकी व्यक्तित्व तो उसका बहुत निखरा हुआ है, किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व तो बहुत अच्छा है और हम कहते हैं कि वो वैसे तो बहुत अच्छा है, वो बंदा, उसका व्यक्तित्व क्या व्यक्तित्व है, लेकिन उसमें एक कमी है। ये कह देते हैं बस एक ही कमी रह गई, उस कमी ने उसका सारा मटिया मिट कर दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। वो एक कमी कोई छोटी सी बात नहीं होती। मैं आपको उदाहरण दूं, मान लो एक नौका है, बहुत ही सुंदर है, उसमें सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई गई हैं और मैं ये कहूँ कि सोने की नाव बनाई गई है, उसमें सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध करवाई गई हैं, लेकिन उसमें एक छेद है और आप कहते कोई बात नहीं, नौका इतनी सुंदर है और जितनी सुविधाएं हमें चाहिए सभी सुविधाएं इसमें हैं, हम बहुत आराम से इस नौका के साथ हम इस भवसागर को अर्थात इस सागर को पार कर सकते हैं, ये अगर हम कहें। लेकिन कहें कि एक छोटा सा छेद है, वो कोई नहीं चलेगा, छोटा सा ही तो छेद है नौका में, क्या बात है, कर जाएंगे पार, तो क्या हुआ, नौका पार होगी, क्योंकि धीरे 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 उसमें पानी भरता चला जाएगा और उसका डूबना निश्चित है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे व्यक्तित्व में भी जो कमी है, चाहे वो आपको आज छोटी सी लग रही होगी, लेकिन धीरे 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 वो छोटी सी कमी ही एक दिन जैसे नौका में पानी भर गया था, ऐसे हमारी जिंदगी में इतना भार बन करके आ जाएगी कि हमारा डूबना निश्चित है। क्योंकि ये संसार एक भवसागर मानो, उस भवसागर प्रतीक है, उसका सागर का प्रतीक, और नौका जो है वो नौका जिसमें हम बैठ करके अपना कर्म करते हैं वो नौका है, अर्थात हमारा व्यक्तित्व हमारी नौका है। अगर इसमें थोड़ी सी भी कमी रह गई तो हमारा पतन होना निश्चित है। ये इस कविता के माध्यम से ये भी बताया गया है कि अगर उस नट में थोड़ी सी भी वो सावधानी नहीं हुई, थोड़ी सी भी चूक हुई तो उसका गिरना निश्चित है, गिरना मतलब उसका पतन निश्चित है। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई। इसलिए हमें हमेशा बैलेंस में रहना चाहिए, हमेशा संतुलित रहना चाहिए, हमें इस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए कि कौन सा संवेग जागृत हुआ है और क्यों हुआ है, क्यों उसी टाइम हमें फटाफट उस चीज़ का ज्ञान हो जाना चाहिए और संवेग को संतुलित करके विवेकपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। यही इस कविता के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। हाँ, ये कह रहे हैं कि वो जब चलता है तो वो एक सॉरी, ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्योंकि मैंने कहा था अगली वीडियो में मैं कविता पूरी कर दूंगी, लेकिन मैं नहीं कर पाई क्योंकि कविता है ही इतनी भावपूर्ण। अगर मैंने इसको भाव के साथ नहीं बताया तो मेरा बताना बिल्कुल निरर्थक होगा, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको गाइड में भी मिल जाएंगी। अगर आपको शब्दों का अर्थ देखना है तो गाइड में मिल जाएंगी, इसलिए मुझे थोड़ा सा ये वीडियो लंबी बनानी ही पड़ी है और ये वीडियो लंबी हो रही है। इसलिए जस्ट इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगी, मैं डायरेक्ट शुरू कर रही हूँ, जस्ट इसके बाद ही वो वीडियो शुरू करूँगी क्योंकि ये लंबी वीडियो अपलोड नहीं होगी, सॉरी।